हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी जो कि क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें सबसे पहले हम बनाना सीखेंगे बैलेंस शीट। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है दैट इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 पार्ट 1 में आपको कंपनीज की बैलेंस शीट डिफाइंड है। कंपनी की बैलेंस शीट फर्म की बैलेंस शीट से डिफरेंट होती है। कैसे डिफरेंट है? फर्म की जब भी आपने 12th में पार्टनरशिप फर्म्स की बनाई है या 11th में जब भी आपने बैलेंस शीट बनाई है तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनाई है। दैट मीन्स आपने क्या करा होगा, यहाँ पे लायबिलिटीज शो करी है, अमाउंट, देन एसेट्स एंड देन अमाउंट। ये आपने 11th में या पार्टनरशिप फर्म्स की जब भी आपने बैलेंस शीट बनाई है तो आपने इस तरीके से हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बैलेंस शीटें बनाई हैं। पर कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है दैट इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट कहता है कि वर्टिकल बनानी है, कंपनी की जो बैलेंस शीट बनानी है दैट इज इन द वर्टिकल फॉर्म। सबसे ऊपर हम इक्विटी एंड लायबिलिटीज शोज करते हैं जिसमें कि सारी इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड और लायबिलिटीज मतलब जो आउटसाइडर से कंपनी ने फंड उठाए हुए हैं, आउटसाइड फंड्स जो हैं जो कि कंपनी की लायबिलिटीज क्रिएट करते हैं, वो सारा हम ऊपर की तरफ शो करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है दैट इज द एसेट्स। बी पार्ट में हम दिखाते हैं, दिस इज द ए पार्ट, इसी के नीचे हम शो करते हैं एसेट्स को। तो इस तरीके से हमारा वर्टिकल फॉर्म में बैलेंस शीट दिखाई जाती है ऑफ द कंपनीज। मेरे पास स्पेस थोड़ी कम है इसलिए मैंने सिर्फ अभी लायबिलिटीज लिखे हैं, बट जब एसेट्स लिखेंगे तो इसी के नीचे हम एसेट्स लिखेंगे। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के नीचे ही एसेट्स लिख के सारे एसेट्स हम वहां पे डिफाइन करेंगे। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो। तो कंपनी की बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट में सबसे ऊपर आएगा नेम ऑफ द कंपनी, जिस भी कंपनी की बैलेंस शीट बन रही है उसका नाम लिखा जाएगा। देन बैलेंस शीट एज एट जिस भी डेट को बन रही है, ईयर एंडिंग की डेट होगी 31 मार्च 2000 जितना भी है आपका। देन हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, देन नोट नंबर, करंट ईयर फिगर्स एंड द प्रीवियस ईयर फिगर्स। अब ये नोट नंबर क्यों लिखा जाता है? नोट नंबर लिखा जाता है जैसे हमारी हो जाती है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में आपकी इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों तरह की शेयर कैपिटल होती है। तो इक्विटी और शेयर प्रेफरेंस शेयर्स को बजाय कि हम यहीं पे शो करने के, तो हमारी बैलेंस शीट बहुत ज्यादा लंबी ना हो, इसके लिए हम जितनी भी हमारी शेयर कैपिटल में इक्विटी है, कितनी प्रेफरेंस है, वो सारी डिटेल्स हम एक नोट में लिख देंगे और नोट का नंबर हम यहाँ पे शो कर देंगे। तो ये नोट नंबर जो होता है ये दिखाने के लिए होता है कि इस शेयर कैपिटल या किसी एक पर्टिकुलर हेड के अंडर क्या क्या अमाउंट्स आ रही हैं, वो उस नोट नंबर पे जाओ और पता कर लो कि क्या क्या अमाउंट्स आ रही हैं। तो इसलिए आपको नोट नंबर दिया जाता है। देन करंट ईयर और प्रीवियस ईयर्स, ये कंपैरिजन के लिए कि करंट ईयर की कितने एसेट्स हैं और लायबिलिटीज हैं और प्रीवियस ईयर में कितनी एसेट लायबिलिटीज थी, तो इनको कंपेयर करने के लिए हमारे को करंट ईयर फिगर्स और प्रीवियस ईयर फिगर्स दी जाती हैं। तो शुरू करते हैं बैलेंस शीट बनाना। सबसे ऊपर आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड्स। अब कंपनी में पैसा कहाँ से आएगा, कैपिटल कहाँ से आएगी? या तो ऑनर लेके आएगा या वो बाहर से कहीं अरेंज करेगा। जब भी वो बाहर से अरेंज करेगा तो वो कंपनी की लायबिलिटी क्रिएट करेंगे। तो इक्विटी क्या हुई? ऑनर्स फंड्स, और लायबिलिटीज वो फंड जो उसने बाहर से रेज किया है और वो कंपनी की लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। अब इसमें क्या क्या आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज में? सबसे पहले आएगा आपका शेयर होल्डर्स फंड। अब एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि शेयर होल्डर्स फंड जो है दे आर द मेन हेड। शेयर होल्डर्स फंड्स इज द मेन हेड, और उसके नीचे जो आपकी ये शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, ये सब कुछ आ रहा है, दीज आर द सब हेड्स। आपको मेन हेड का भी पता होना चाहिए, आपको सब हेड्स का भी पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि आप बताओ कि रिजर्व्स एंड सरप्लसेस किस हेड के अंडर आते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिजर्व्स एंड सरप्लसेस हमारे शेयर होल्डर्स फंड की हेडिंग के अंडर आते हैं। अब इनको थोड़ा सा डिटेल में पता कर लेते हैं। शेयर कैपिटल, जैसे हम कहते हैं शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में क्या क्या आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल एंड द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी कितनी है फॉर्म में, प्रेफरेंस कितनी है, इसके लिए हम एक नोट बनाएंगे और उस नोट में जितना जितना अमाउंट है वो लिख के उस नोट नंबर को हम यहाँ पे लिख देंगे।
ठीक है। तो शेयर कैपिटल में हमारी आएगी इक्विटी शेयर कैपिटल एंड द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सिमिलरली रिजर्व्स एंड सरप्लसेस, रिजर्व्स में कौन से रिजर्व्स हैं जो यहाँ रिजर्व्स एंड सरप्लसेस की हेडिंग के अंडर आएंगे? दे आर द कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व्स, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स या फिर रीवैल्यूएशन रिजर्व्स। ये सारे रिजर्व्स जितने भी हैं इनकी अमाउंट आप रिजर्व्स एंड सरप्लसेस के नीचे लिखेंगे। सरप्लसेस मतलब बैलेंस शीट में P&L में जितना भी आपका प्रॉफिट्स हो या लॉसेस हो। अगर प्रॉफिट्स हैं तो सरप्लसेस हैं, प्लस की अमाउंट आएगी, ऐड कर दिए जाएंगे, और अगर लॉसेस होंगे तो माइनस कर दिए जाएंगे। तो रिजर्व्स एंड सरप्लसेस में आपके सारे रिजर्व्स आएंगे प्लस जितना प्रॉफिट एंड लॉस में आपको प्रॉफिट या लॉस दिया होगा वो प्लस या माइनस अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा। तो रिजर्व्स एंड सरप्लसेस में आ गया, हमारा पता लग गया कौन कौन से रिजर्व्स हैं। देन मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। अब ये शेयर वारंट्स क्या होते हैं? शेयर वारंट्स बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है या आप कह सकते हो एक कागज है जो कि होल्डर को ये अथॉरिटी देता है कि वो इन इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट इक्विटी शेयर कभी भी कंपनी से ले सकता है एट अ प्रिस्क्राइब्ड रेट। प्रीडिटरमाइंड रेट होता है उसका, उस रेट पे इन वारंट्स को वो कभी भी शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकता है। तो ये हम लिखेंगे मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, क्योंकि ये अभी तक हमारे शेयर कैपिटल में कन्वर्ट नहीं हुआ है, इसलिए हम इसको शेयर कैपिटल की हेडिंग के अंडर नहीं लेते हैं, रादर अलग से शो करते हैं अंडर द हेड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो ये सब हेड्स हमारे आएंगे अंडर द शेयर होल्डर्स फंड्स। नेक्स्ट हमारा आता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये हमारा मेन हेड है, इसके अंडर कोई भी सब हेड नहीं है। तो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि कंपनी को एप्लीकेशन मनी तो रिसीव हो गई है बट अभी अलॉटमेंट पेंडिंग है, उन शेयर के अगेंस्ट अभी अलॉटमेंट पेंडिंग है, और जितने की एप्लीकेशन मनी उसे रिसीव हुई है कंपनी विल सर्टेनली इशू द शेयर्स टू द एप्लीकेंट्स। तो उन एप्लीकेशंस के अगेंस्ट कंपनी श्योरली अलॉट करेगी ही करेगी शेयर्स। तो इसे हम लिखेंगे अंडर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ठीक है। थर्ड आता है आपका नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज मतलब वो लायबिलिटीज जो लॉन्ग पीरियड के लिए चल रहे हैं। जैसे कि हमने पहले भी किया है कि करंट कौन सी होती है जो 12 मंथ्स के अंदर बीच बीच में हमारे को पे ऑफ करनी होती है, दैट आर द करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट जो 12 महीने के बाद तक की हमारी लायबिलिटीज क्रिएट रहती हैं, दे आर द नॉन करंट लायबिलिटीज, मतलब जो लॉन्ग पीरियड के लिए चलती हैं, दे आर द नॉन करंट लायबिलिटीज। दिस इज द मेन हेड अगेन। और आपके इसके अंडर कौन से ये 4 चीजें जो आ रही हैं, दे आर द सब हेड्स। ये आपको हेड्स और सब हेड्स सब याद होने चाहिए। सब हेड्स में क्या क्या आएगा? दैट इज द लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड द लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है जी, ये सारे सब हेड्स आते हैं अंडर द हेडिंग नॉन करंट लायबिलिटीज। एक्सप्लेन करते हैं अब इनको। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स मतलब वो बोरिंग्स जो कंपनी ने की है फॉर द लॉन्गर पीरियड। ठीक है, जैसे कि आपकी टर्म लोन्स फ्रॉम द बैंक से टर्म लोन ले रखा है या किसी पार्टी से टर्म लोन्स ले रखे हैं लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, वो आएंगे। या फिर डिबेंचर एंड बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स आर द लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज ऑफ द फर्म। सिमिलरली पब्लिक डिपॉजिट्स, ये पब्लिक डिपॉजिट्स पॉइंट याद रखना क्योंकि इस पे क्वेश्चन पुट कर लिया जाता है। पब्लिक डिपॉजिट्स और ऑल्सो अंडर द सब हेड लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड मेन हेड है इसका नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होती है? अब जब हम इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हम करते हैं अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग रूल्स, बट जब हम टैक्स पे करते हैं तो टैक्स अथॉरिटीज हमारी इनकम को कैलकुलेट करती है अकॉर्डिंग टू द टैक्सेशन रूल्स। तो अकाउंटिंग रूल्स और टैक्सेशन रूल्स के अकॉर्डिंग हमारी इनकम की लायबिलिटी जो है, इनकम टैक्स की लायबिलिटी जो है वो डिफर कर सकती है। सपोजिंग हमने कहा कि अकाउंटिंग टर्म्स के अकॉर्डिंग जब हमने कैलकुलेट करी तो हमारी आई 60,000 की,
बट इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जब उन्होंने कैलकुलेट करी हमारी टैक्स लायबिलिटी, दैट कम्स टू ₹70,000। दैट मीन्स हमारे को एक्स्ट्रा 10,000 अभी पे करना है, हमारी टैक्स लायबिलिटी स्टैंड बाय कर रही है। अब जब भी हमारी अकाउंटिंग इनकम इज लेस देन इनकम चार्ज्ड बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटीज, तो हमारी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होती है और वो शो की जाती है अंडर नॉन करंट लायबिलिटीज के। समझ आइए ये चीज। इसे आप एक तरीके से मतलब इस टर्म को आप एक तरीके से याद ही कर लो अगर आपको इतनी अच्छे तरीके से नहीं भी समझ आ रही है, क्योंकि आपको अकाउंटिंग इक्वेशंस मतलब इनकी कोई अकाउंटिंग एंट्रीज तो पूछी नहीं जाएंगी, तो आपको सिर्फ टर्म का पता होना चाहिए कि ये टर्म कौन सी सब हेड है और इसका मेन हेड कौन सा है। अगर सपोजिंग हम कहते हैं कि हमने निकाली है टैक्स लायबिलिटी 70 की और इनकम टैक्स वालों ने निकाली है 60 की, तो दैट मीन्स हमें रिफंड आएगा तो वो बनेगी हमारी डेफर्ड टैक्स एसेट, दैट विल बी शोन अंडर द हेड्स एसेट्स। ठीक है, तो अभी लायबिलिटी हमारी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जब हमने हमारी टैक्स लायबिलिटी अभी पे ऑफ करनी रहती है, दैट इज द डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। देन आता है आपका अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अब ये अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में कौन से आ जाते हैं, दैट आर द ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स में जैसे आपके क्रेडिटर्स या बिल्स पेबल जो कि 12 महीने के बाद भी अभी आपके ड्यू हैं, दे आर द ट्रेड पेबल्स। लॉन्ग टर्म अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में हम इसे शो करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस मतलब वो प्रोविजंस जो कंपनी ने लंबे टाइम के लिए अपने एम्प्लॉयज के बेनिफिट्स के लिए क्रिएट किए हुए हैं। जैसे हम कहते हैं प्रोविजंस फॉर द ग्रेजुटी या फिर प्रोविजन फॉर द अर्न्ड लीव्स। अब ये जो आपके हेड्स हैं, सब हेड्स हैं, और इन सब हेड्स के अंडर क्या क्या चीजें आती हैं, ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए ताकि आपकी बैलेंस शीट में से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए वो क्वेश्चन का आप आंसर इजीली दे सको। तो नेक्स्ट है हमारी करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज मतलब वो लायबिलिटीज जो कि 12 मंथ्स के अंदर हमने पे ऑफ कर देनी है। इस टाइम पे हमने ऑपरेटिंग साइकिल लिया हुआ है फॉर द 12 मंथ्स ओनली। अब करंट लायबिलिटीज इज द मेन हेड अगेन, एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज एंड द शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आर द सब हेड्स। तो मेन हेड और सब हेड्स अगेन मैं बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रही हूँ कि आपको याद होने चाहिए। अब सब हेड्स को हम एक एक करके डिटेल में पता कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा शॉर्ट टर्म बोरिंग। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में हमारी आ जाती है बैंक ओवरड्राफ्ट। कंपनी ने थोड़े टाइम के लिए बोरिंग्स किए फ्रॉम द बैंक इन द फॉर्म ऑफ ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा आएगा शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के अंडर। देन आता है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स में अगेन आपकी क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल आते हैं जो 12 महीने के अंदर आपको पे ऑफ करने हैं, दे आर द ट्रेड पेबल्स। देन अदर करंट लायबिलिटीज। अदर करंट लायबिलिटीज में आपकी आ जाती हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या इनकम कोई भी आपको एडवांस में रिसीव हो गई है, या फिर कॉल इन एडवांस, अनपेड डिविडेंड, ये सारी चीजें आपकी अदर करंट लायबिलिटीज की हेडिंग के अंडर आती हैं। अब इसमें कॉल्स इन एडवांस एंड अनपेड डिविडेंड को याद रखना है क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अनपेड डिविडेंड या कॉल्स इन एडवांस किस सब हेड के अंडर आता है और वो सब हेड किस हेड के अंडर आता है। तो आपको पता होना चाहिए कॉल्स इन एडवांस या अनपेड डिविडेंड अदर करंट लायबिलिटीज के अंडर आता है और उसका मेन हेड होता है करंट लायबिलिटीज। लास्ट है आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस मतलब वो प्रोविजंस जो कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए रखे हैं शॉर्टर पीरियड के लिए। जैसे आप कह सकते हो प्रोविजंस फॉर द एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड को याद रखना है कि प्रपोज्ड डिविडेंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आता है और इसका मेन हेड होता है करंट लायबिलिटीज। इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इस हिसाब से हम सारे हेड्स और सब हेड्स लिखते हैं अंडर इक्विटी एंड लायबिलिटीज। एट द एंड हम उनका टोटल करते हैं और टोटल शो करते हैं इधरली साइड्स। ठीक है, टोटल हमने कर दिया हुआ है, उसके बाद हम बनाएंगे अब एसेट्स। एसेट्स के अंडर हमारे दो हेड्स बनते हैं, दैट इज द नॉन करंट एसेट्स एंड द करंट एसेट्स।
नॉन करंट एसेट इज द मेन हेड और इसके अंडर हमारे सब हेड्स बनते हैं फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर नॉन करंट एसेट्स। ठीक है जी। तो फिक्स्ड एसेट्स के अंडर हमारे जो हमारा फिक्स्ड एसेट्स का सब हेड है उसके अंडर हमारे 4 और सब हेड्स आते हैं। फर्स्ट है टेंजिबल एसेट्स, वो एसेट्स जिन्हें आप टच कर सकते हो। 11th में भी हमने इसकी डेफिनेशन की हुई है, जैसे आपकी प्लांट एंड मशीनरी हो गई है, बिल्डिंग हो गई है, जिन्हें आप टच कर सकते हो, दे आर द टेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल विच कैन नॉट बी टच्ड लाइक गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, ट्रेड राइट्स, ये सारे आपके इनटेंजिबल एसेट्स के अंडर आते हैं। देन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मतलब वो टेंजिबल एसेट्स जो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, उनका वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है, जैसे हम कह देते हैं बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन। सिमिलरली इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स में जैसे आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी आ जाती है। तो अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं हुआ है, वो डेवलप हो रहा है, अंडर प्रोसेस है, तो वो हमारा आएगा इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। नेक्स्ट है आपका करंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब वो इन्वेस्टमेंट जो कंपनी ने लॉन्ग पीरियड के लिए की है, दैट मीन्स फॉर मोर देन 12 मंथ्स। इनमें आपकी आ जाती है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट जैसे प्रॉपर्टीज में कर दिया, म्यूचुअल फंड्स, शेयर, डिवेंचर या बॉन्ड्स में जो इन्वेस्टमेंट्स कंपनी ने की हैं फॉर द लॉन्गर पीरियड, दे कम अंडर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नेक्स्ट आपका आता है डेफर्ड टैक्स एसेट्स नेट। जैसे हमने कहा था कि अगर हमारी अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है और चार्जेबल इनकम टू द इनकम टैक्स वो कम है, तो हमें इनकम टैक्स रिफंड आएगा। तो वो जो हमारे रिफंड आएगा दैट विल बी रिटर्न अंडर डेफर्ड टैक्स एसेट। अगर हमने पे ऑफ करना है तो वो आएगी हमारी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, वो हमारी शो की जाती है अंडर द नॉन करंट लायबिलिटीज की हेडिंग के अंडर। और अगर हमें रिसीव होना है तो हमारा आएगा डेफर्ड टैक्स एसेट, दैट विल बी शोन अंडर द हेड नॉन करंट एसेट्स। नेक्स्ट है आपका लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लोन्स एंड एडवांसेस जो कंपनी ने दे रखे हैं, जैसे हम कहते हैं कैपिटल एडवांस। कैपिटल एडवांस जैसे मशीनरी कंपनी ने कोई खरीदनी है, उसके अगेंस्ट कंपनी ने एडवांस पहले से ही दे दिया हुआ है, तो दैट इज द कैपिटल एडवांस। सिमिलरली सिक्योरिटी डिपॉजिट कर देते हैं, जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट्स फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी हमने लगवानी है तो उसके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट वो कंपनी वाले वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है पहले रखवा लेती है, दैट इज द सिक्योरिटी डिपॉजिट गिवन बाय द कंपनी। दीज डिपॉजिट्स आर कम्स अंडर हेडिंग लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। देन है आपका अदर नॉन करंट एसेट्स। अदर नॉन करंट एसेट्स में आपके ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाते हैं या इंश्योरेंस क्लेम कोई रिसीवेबल है, वो हमारे अदर नॉन करंट एसेट्स की अंडर आ जाते हैं। ट्रेड रिसीवेबल में आपके डेटर्स आ जाएंगे और बिल्स रिसीवेबल आ जाएंगे। ठीक है जी। देन कहते हैं बट ये क्योंकि ये नॉन करंट है तो दैट मीन्स वो डेटर्स और वो बिल रिसीवेबल जो 12 मंथ्स के बाद भी अभी हमने रिसीव करने हैं। मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे डेटर्स हमारे को 12 मंथ्स के अंदर अंदर ही पेमेंट कर दें। अगर सपोजिंग कोई ऐसा डेटर है जिसने अभी तक हमें पेमेंट नहीं किया बट अभी उसके डेट्स अभी बैड भी नहीं हुए हैं, दैट मीन्स हमें रिसीव हो सकते हैं, तो क्योंकि वो 12 महीने का टाइम कंप्लीट कर चुका है, तो दे विल कम अंडर द हेडिंग अदर नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, इस हिसाब से हमारे हेड हो गए और सब हेड्स बन गए हैं। सेकेंड हमारा हेड है करंट एसेट। करंट एसेट इज अ मेन हेड, इसके अंदर हमारे आएंगे करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स। एक्सप्लेन करते हैं इनको एक एक करके। करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट मतलब वो इन्वेस्टमेंट जो कंपनी ने शॉर्ट पीरियड के लिए किया है। शॉर्ट पीरियड जैसे कि हमने कहा कि इस टाइम पे हम ऑपरेटिंग साइकिल ले रहे हैं फॉर 12 मंथ्स, तो विद इन 12 मंथ्स जो कंपनी को छोटे टाइम के लिए जो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की है, दे आर द करंट इन्वेस्टमेंट। देन इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज किस चीज़ की? रॉ मटेरियल की, वर्क इन प्रोग्रेस, आपके फिनिश्ड गुड्स हैं, गुड्स इन ट्रांजिट हैं, देन लूज टूल्स, इनकी जितना भी आपकी इन्वेंट्रीज है।
दे विल कम अंडर करंट एसेट्स। देन ट्रेड रिसीवेबल में अगेन बिल रिसीवेबल्स और डेटर्स आ जाएंगे आपके। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश इक्विवेलेंट मतलब वो चीजें जो इजीली कैश में कन्वर्ट की जा सकती हैं, जैसे आपके कह रहे थे चेक्स हो गए, ड्राफ्ट्स हो गए, कैश इन हैंड या बैंक बैलेंस, ये सारे आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंडर आएंगे। देन शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस मतलब वो लोन्स एंड एडवांसेस जो कंपनी ने दिए हैं फॉर द शॉर्टर पीरियड विच कैन बी रिसीव्ड विद इन 12 मंथ्स। लास्ट आपका आता है अदर करंट एसेट। अदर करंट एसेट्स में आ जाते हैं आपकी प्रीपेड एक्सपेंसेस या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जैसे कि डिविडेंड अभी रिसीव होना है, दैट इज द आउटस्टैंडिंग इनकम विच इज स्टिल टू बी रिसीव्ड, तो वो आपके आएंगे अदर करंट एसेट्स के अंदर। ठीक है जी, इस हिसाब से हमने एसेट्स के अंदर अपने सारे हेड्स लिख लिए हुए हैं। एट द एंड हम क्या करेंगे, एसेट्स का ये सारा टोटल करेंगे और अमाउंट टोटल के आगे शो कर देंगे। ये टोटल आपका इक्विटी एंड लायबिलिटीज के टोटल से टैली करेगा। इस तरीके से हमारी बैलेंस शीट प्रिपेयर हो जाएगी। अब इसी बैलेंस शीट पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जिसके आंसर्स आपको देने हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है उन आंसर्स को देने में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर पूछेंगे। तो आप तैयार हो जाओ टेस्ट के लिए, तो गो थ्रू करो अपना टेस्ट। होप आपका टेस्ट अच्छा गया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।